नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक की और बैठक में मुख्य सचिव समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे और वहीं सीएम अधिकारियों से कार्यों का लेखा जोखा लिया। और मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फसल विविधीकरण के निर्देश दिए हैं और वहीं जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन करने को भी कहा गया है। और आदेश के अनुसार फसल विविधीकरण के लिए प्रत्येक विकासखंड में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और बैठक में पंजीकृत किसानों को लेकर भी चर्चा हुआ। और वहीं बताया कि 3 साल में पंजीकृत किसानों की संख्या 15 लाख से 24 लाख हुई है और वहीं पंजीकृत रकबा 24 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हो गया है। मध्य प्रदेश में बुधवार को करीब 600 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और इसमें इंदौर की स्थिति एक बार फिर चिंताजनक दिखाई दे रही है, क्योंकि आधे से अधिक मामले आर्थिक राजधानी इंदौर से ही है और बुधवार तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 के पार हो चुकी है, जबकि संक्रमण दर 1% रिकॉर्ड किया गया है। और राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है और सीएम शिवराज मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारी सहित प्रदेश के प्रमुख नगरों के कलेक्टरों को से वर्चुअल मीटिंग से जुड़े और कोरोना की स्थिति की जानकारी हासिल भी की और कई प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए गए। हालांकि किसी भी तरह के लॉकडाउन या सख्त प्रतिबंध को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और बैठक में सीएम शिवराज ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अधिक से अधिक सावधानियां बरतने की जरूरत है। और सीएम शिवराज ने आगे कहा कि हमें पहले की तरह ही मिलकर लड़ेंगे और इस संक्रमण का मुकाबला करेंगे और इससे जीतेंगे भी। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 4 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, ना कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। और इस संबंध में जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि राज्य के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4% या इससे अधिक है, वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लैंप लॉकडाउन लगाया जाए और नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। और इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 और महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। और जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4% से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल के सभी सामाजिक, राजनीतिक जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। और वहीं ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है, वहां कलेक्टर अन्य जिलों के प्रावधान लागू कर सकेंगे। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कई राज्य अपने अपने राज्य में पाबंदियां लागू कर रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, कई ऐसे राज्य जिन्होंने अपने यहां और अपने राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगाया। और इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया और इसके अलावा कई जगहों पर धारा 144 भी लागू की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले
में उछाल देखने को मिल रहा है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में एक दिन में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रही है और लगातार कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील भी कर रही है। और वहीं सरकार और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अगर उन्हें बाहर ना निकले बिना वजह। और वहीं इसी खबर पर हमारे सहयोगी विजय गोई जुड़ गए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइएगा कि क्या स्थिति है वहां की। विजय सोनी, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। जी, कैसी स्थिति है वहां की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भयावह स्थिति को देखते हुए बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की भयावह के अवगत कराते हुए लोगों को फिर से जैसे सजग रहने की जरूरत बताई है। पिछले 3-4 दिनों में संक्रमण की दर कई गुना बढ़ी है। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ रहे इस खतरनाक कोरोना के मुकाबले नए कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करते हुए भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। वहीं कल दिनांक 5 तारीख को दोपहर 1 बजे बिलाईगढ़ जनपद पंचायत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करने समझाइश दिया और इस कार्यक्रम में भी होटल, सिनेमा व अन्य व्यापारीगण सहित अध्यक्ष तथा सीओ में भी काफी मात्रा में उपस्थित रहे। जी। और अस्पतालों में कोविड को लेकर कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल अभी संक्रमण दर 0.5% है, बढ़ी हुई है। वहीं अस्पताल में इलाज के भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिले के अस्पतालों में 830 सामान्य बेड हैं। इसके साथ ही 237 ऑक्सीजन बेड की सुविधा, 38 आईसीयू, 21 एचयू, एचडीयू और 498 सामान्य बिस्तर पर्याप्त मात्रा में भी दवाई एवं स्टाफ के भी अस्पताल में उपलब्ध है। जी विजय सोनी जी, आप ग्राउंड पर रहते हैं और आप लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो ऐसे में लोगों में कोरोना को लेकर कितनी जागरूकता है? जी बिल्कुल, बता दूं कि लगातार राजस्व नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं कड़ाई से भी सख्त कोरोना के निर्देशों को सख्त से पालन करने को समझाइश दिया जा रहा है। लेकिन लोगों की बात करें तो लोगों में अभी भी लापरवाही देखी जा रही है और लोग बिना वजह, बिना बेकाम और बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के ही बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जो लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, वही कल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बलौदाबाजार कलेक्टर द्वारा राजस्व और नगरीय अधिकारियों को चालानी कार्रवाई करने के कड़ाई से सख्त निर्देश कराने का पालन करने का निर्देश दिया है। और विजय सोनी जी, बिलाईगढ़ के बाजारों में कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बिलाईगढ़ के बाजारों में लगातार काफी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है और बिना मास्क के लोग बाजारों में अपनी रोजमर्रा के सामान लेने को मजबूर हैं। विजय सोनी जी, बिलाईगढ़ जिले में वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिले में फिलहाल संक्रमण का दर 0.5% है, जो कि आसपास के जिलों में काफी कम है। वहीं जिले के प्रथम डोज का टीकाकरण 82% और दूसरी डोज का टीकाकरण 52% हुआ है। वहीं बच्चों के टीकाकरण में जिले में अच्छी सफलता मिली है। पहले ही दिन 3 जनवरी को जब टीका लगाने का कार्यक्रम किया गया था 15 से 18 साल के बच्चों को, वहीं 20,873 लोगों को टीका लगाया, जो कि लक्ष्य 94,000 का 22% है। उन्होंने बताया कि ऐसे ही दर अगर 10 दिन में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का 100% टीका लग जाएगा। विजय सोनी जी, आपने भी सुना होगा कि देश भर में ओमिक्रॉन के वेरिएंट फैल रहे हैं, तो क्या बिलाईगढ़ में भी ओमिक्रॉन का कोई वेरिएंट या कोई मरीज सामने आया है? जी बिल्कुल, इसके बारे में आपको बता दूं कि हमने कई आला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लोगों से भी बात किया, लेकिन अभी तक बिलाईगढ़ में ऐसे कोई मामले नजर नहीं आए हैं। जी। और विजय सोनी जी, एक सवाल और है कि क्या लोगों में कोरोना को लेकर डर है और उसके बावजूद अगर वो लोग मास्क और
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे हैं तो उसके खिलाफ प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि आपने बताया कि लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त नगर पंचायत के सीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी विजय सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़कर ज्यादा जानकारी देने के लिए और ग्राउंड जीरो से हमें खबर देने के लिए कि कैसी वहां की स्थिति है। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है और एक दिन की बात की जाए तो करीब 1000 से ज्यादा मामले सामने आए और छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और लगातार देश भर में कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। और वहीं कोविड-19 की तीसरी लहर और बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर उनसे बचाव और रोकथाम के लिए बिलाईगढ़ जनपद पंचायत के सभागार में आज कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक बैठक ली और जहां कलेक्टर ने ओमिक्रॉन की भयावहता से अवगत कराते हुए पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत बताया और उन्होंने आगे कहा कि नया वेरिएंट तेजी से दस्तक दे रहा है और पिछले दिनों से संक्रमण कई गुना बढ़ी भी है और अपना और अपने परिवार का बचाव करने के लिए पूर्ण सावधानी बरतने की जरूरत है और रैली, आम सभा, जुलूस, समारोह जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही होटल, सिनेमाघर, जिम जैसे लोग अपनी पूर्ण क्षमता के 1/3 तक उपयोग में ला सकेंगे और प्रत्येक शहर में गुमास्ता एक्ट का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी सहित क्षेत्र के फाउंडेशन और कल्प सेवा स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि और होटल, सिनेमा, अन्य संस्थानों के संचालनगण सहित व्यापारी गण और नगर अध्यक्ष सीएमओ मौजूद थे। कोविड के तीसरी लहर के संदर्भ में कलेक्टर महोदय के द्वारा शासन के आदेश के परिपालन में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे हैं और जिस टाइप के तीसरी लहर अभी बढ़ रही है, हमारे भटगांव में कोविड पॉजिटिव भी आ गया है। इसके मद्देनज़र रखते हुए ये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है और सारे जो है सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जुलूस, रैली सब कार्यक्रम अभी सब स्थगित रहेंगे। इसको पालन पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने संत कालीचरण को रायपुर पुलिस से अपनी हिरासत में लिया और महाराष्ट्र में कालीचरण और 5 अन्य के खिलाफ दर्ज कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित एक मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। और वहीं अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अदालत द्वारा दी गई ट्रांजिट रिमांड के बाद कालीचरण को पुणे लाया गया, जहां उसे बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट एमए शेख की अदालत में पेश किया गया और जिन्होंने आरोपी को 1 दिन के लिए पुणे पुलिस की हिरासत में भेज दिया। और खड़क थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस से कालीचरण को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुणे लाया गया और पुणे पुलिस ने कालीचरण, दक्षिणपंथी नेता मिलिंद एकबोटे, कैप्टन दिगेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। और वहीं प्राथमिकी के अनुसार सभी आरोपियों ने मुसलमानों और ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने और लोगों के बीच सांप्रदायिक द्वेष पैदा करने के इरादे से भड़काऊ भाषण दिए और अभियोजन पक्ष ने कालीचरण की 7 दिनों की पुलिस हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि उसके खिलाफ दर्ज अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिसकी गहन जांच की जरूरत है। और अदालत को बताया गया कि पुलिस इस बात की जांच करना चाहती है कि कालीचरण को पुणे में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसने आमंत्रित किया था और वो फरार रहने के दौरान कहां रुका था। और अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के आवाज के नमूने लेने की भी बात कही है।
धमतरी जिले में निर्माणाधीन बालक चौक का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम 9 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारियों को सौंप दिया जाएगा। और धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन ने ब्लॉक चौक स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंचकर ठेकेदार को फटकार लगाई और उन्होंने जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए और व्यापारियों को 9 महीने बाद उनके दुकानों को सौंपने की बात कही। नगर निगम क्षेत्र में बालक चौक पर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पिछले कई सालों से विवादों में रहा है और नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक में भी इसके निर्माण कार्य पर अनियमितताओं के सवाल उठाए जाते रहे और व्यापारी बताते हैं कि वो पिछले 7.5 साल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूर्ण रूप से तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं और नगर निगम में पिछले कार्यकाल में बीजेपी की सत्ता थी और अब कांग्रेस की सत्ता है और दोनों के ही कार्यकाल में उन्हें सिर्फ इंतजार ही करना पड़ा। व्यापारी बताते हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 62 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है और वर्तमान में वो 31 दुकानदार निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे पार्किंग स्थल पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द उन्हें नई दुकान की चाबी मिल जाएगी। इस संबंध में नगर निगम महापौर विजय देवांगन का कहना है कि बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में काफी लेट होने की शिकायत मिल रही थी और व्यापारियों से मौखिक चर्चा हुई थी कि उन्हें 9 महीने में दुकान सौंप दी जाएगी और इसी संबंध में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाकर ठेकेदार को निर्देश दिया गया है कि 9 महीने में इस काम को समाप्त करें। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथियों के आतंक से गांव के गांव खाली हो गए और ग्राम पंचायत लुर्गी और कनकपुर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और 200 से ज्यादा लोगों को पंचायत भवन और हॉस्टल में शिफ्ट किया गया ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। ग्रामीण इस कड़कड़ाती ठंड में हाथियों के डर के कारण परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं और हाथियों का दल दिन भर जंगल में ही रहता है और रात को अचानक ये दल किसी भी गांव में पहुंचकर उत्पात मचाता है और झारखंड से 12 हाथियों का दल बलरामपुर में पहुंचा है और ये हाथी लगातार गांव के करीब डेरा जमाए हुए हैं और हाथियों ने अब तक 8 घरों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया और फसलों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया गया और हाथियों के आतंक से ग्रामीण बेहद डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम ने जनहानि को रोकने के लिए कनकपुर और लुर्गी गांव को खाली करा दिया और यहां के 200 से अधिक लोगों को हॉस्टल और पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया और वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों के खाने पीने से लेकर दूसरी चीजों की व्यवस्था की है। और वहीं कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के हेलीपैड के पीछे प्लांटेशन एरिया में किए गए अवैध कब्जे को हटाने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया और स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीम ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी। कोरबा तहसीलदार की मौजूदगी में बुधवार को सरकारी टीम ने अतिक्रमण को हटाया और अधिकारियों ने दावा किया है कि अवैध कब्जे वाले लोगों में कुछ लोगों का जनगणना सर्वे में शामिल किया गया। हालांकि इसकी जांच चल रही है और वहीं SECL के ग्रीन बेल्ट एरिया में किए गए कब्जे को हटाने तहसीलदार सुरेश साहू, नगर निगम के अधिकारी और पुलिस की टीम पहुंची और सालों पहले इस जमीन को राज्य सरकार SECL को दे रखी है और लोगों ने इस पर कब्जा शुरू कर दिया था और एक दिन पहले वार्ड पार्षद और दूसरे लोगों ने कब्जा हटवाने की पुरजोर कोशिश की और जिस पर कब्जा धारकों के साथ नोकझोंक भी हुई थी और तहसीलदार सुरेश साहू ने बताया कि यह जमीन SECL के क्षेत्र के और यहाँ किए गए अवैध कब्जों को हटाने का काम किया जा रहा है और नगर निगम के संपदा विभाग के अधिकारी श्रीधर बनाफर ने बताया कि यहाँ किसी भी स्थान पर चूल्हा नहीं मिला है, इसलिए इसे अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। कुछ झोपड़ियां जनगणना सर्वे में शामिल है, इसलिए इसका पता करने के साथ नोटिस जारी किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।